Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of October 2021. 29 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने स्टार्ट किया, इस बार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है और उसमें सारे एस्पेक्ट्स हम टच करने वाले हैं। जैसे कि उसमें प्रीलिम्स के लिए पीटी 365 भी है, यानी कि पूरा प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स, प्लस उसमें मेंस 365 भी, यानी कि मेंस के लिए भी उसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, डिस्कशन क्लासेस रहेंगी फॉर द मेंस। उसमें ऐसे राइटिंग के लिए भी मैं 10 अलग वीडियो बनाऊंगा ऐसे राइटिंग के लिए। देन उसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट भी रखेंगे अपन प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगी अवेलेबल। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो देयर, स्टडी दैट। और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन दैट ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज का पहला सवाल है वो है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफन सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रेफरेंस टू एशियाटिक चीता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एशियाटिक चीता के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो एशियाटिक चीता है वो इंडेंजर्ड है IUCN के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन, आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है ना। तीसरा सवाल है विद रेफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो कह दिया कि मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वो बॉडी है जो कि हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके रिकॉम्बिनेशन या उसके रिगार्डिंग रिसर्च या उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सारी चीजों से भी डील करता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट कर लीजिए। अब मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। पहला सवाल तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। बी विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल था एशियाटिक चीता के रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछे थे, तो देखो इसका पहला स्टेटमेंट जो लिखा है ना वो गलत है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड लिखा हुआ है, इंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, सेकंड जरूर सही है, तो आंसर विल बी बी, तो ये आप याद रख सकते हैं। तीसरा सवाल है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के रिगार्डिंग, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर भी आता है और इसके रिलेटेड डील करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज आइटम्स पे आते हैं। देखो ये मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि कई लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती थी, जब अपन हिंदू के पेपर में देखते थे तो उसमें नोट्स में नहीं दिखता था, तो मैंने इसको थोड़ा बड़े फॉर्म में, ये पीपीटी के फॉर्म में कर दिया है, ठीक है ना। तो ये देख लो, AI पे चर्चा। पहली जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज आइटम है वो है AI पे चर्चा। अब नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, एक डिवीजन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है क्या? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। अब ये जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है इसने ऑर्गेनाइज की है AI पे चर्चा, AI डायलॉग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा है एक तरीके से। किसने की है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन करके है, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। तो उसने ऑर्गेनाइज की है AI पे चर्चा, और ये जो बेसिकली इट इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। ये जो चर्चा की गई है, ये जो बातचीत रखी गई थी, ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। यानी कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस क्या है? वो गवर्नेंस जो डेटा से चले, वो गवर्नेंस जो डेटा के थ्रू चले। मतलब पहले आपने डेटा निकाला है ना, फिर डेटा के अकॉर्डिंग एक्ट किया, डेटा के अकॉर्डिंग आपने पॉलिसीज बनाई, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मदद कर सकती है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई थी। एम इसका यही है कि AI इनेबल्ड गवर्नेंस प्लान बनाए जाए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके गवर्नेंस के कुछ प्लान बनाए जाए ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया जा सके, ठीक है ना।
दूसरी जो न्यूज है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यूज में था, मैं आपको उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूं। देखो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नेशनल बॉडी के रूप में स्टैब्लिश की गई थी फॉर एक्रीडिशन। याद रखिएगा, एक्रीडिशन के लिए, मतलब कि ये क्वालिटी चेक करती है और एक्रीडिट करती है प्रोडक्ट्स को कि हाँ ये इस लायक है या नहीं है, ठीक है ना। अब ये बनाई गई थी रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट मिशन ऑफ ईयू आफ्टर कंसल्टेशन इन इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारी बॉडीज ने मिल करके रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद इसको बनाया गया था, ठीक है ना। और इसको बनाया गया था थ्रू पीपीपी मॉडल, इसको पीपीपी मॉडल के थ्रू बनाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को पीपीपी मॉडल के थ्रू बनाया गया था। और इसको इंपॉर्टेंट चीज है कि कैबिनेट का डिसीजन जो था इसको बनाने का वो 1996 में आया था, ठीक है ना। द डिसीजन वाज इन 1996। ये आप एक तो ईयर याद रखिए 1996। और ये एक्रेडिशन बॉडी है, नोडल बॉडी की, एक तरीके से नोडल बॉडी की तरह काम करती है ना, मेजर बॉडी की तरह काम करती है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है। इट इज रजिस्टर्ड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड 1860 का जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है उसके अंतर्गत ये मेंशन्ड है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, ठीक है ना। 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया याद रखिएगा, ये नेशनल बॉडी है जो कि एक्रीडिशन के लिए बनाई गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो बनाने का डिसीजन था, कैबिनेट का डिसीजन था, 1996 का डिसीजन था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसको पीपीपी मॉडल के थ्रू बनाया गया है। और इसमें पीपीपी मॉडल में जैसे है तो कौन कौन सी बॉडीज हैं, एक चीज ये अलग से लिख लीजिए, जैसे अलग से कुछ आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए ना कि यूपीएससी जब पूछेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे नहीं बन रहा है। तो आप इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि इसमें जो पीपीपी के उसमें बॉडीज आती हैं उसमें आता है आपका एसोचैम, ये लिख लीजिए एसोचैम है। दूसरा आप लिख लीजिए इसमें सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तीसरा आता है आपका फिक्की, FICCI। तो अपन इसको पीपीपी तो बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें एसोचैम, फिक्की और सीआईआई इसके कॉम्बिनेशन की ये बॉडी है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कैबिनेट डिसीजन 1996 में हुआ और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ द 1860, ठीक है ना। तीसरा जो प्रोग्राम हम स्टडी करेंगे वो है ITEP के बारे में। ITEP, अब क्या है ये ITEP? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नोटिफाई किया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसका ITEP का फुल फॉर्म लिख लो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ITEP का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब ये 4 सालों का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जैसे अभी तक बीटेक होता था ना, बीटेक होता था कितने 4 सालों का होता था, इसी तरीके से जो ये 4 सालों का ग्रेजुएशन होता था उसी की जगह अब एजुकेशन टीचर्स बनने के लिए भी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बना दिया गया है, ठीक है ना। और ये एक्चुअली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पुश किया गया है फॉर द टीचर्स एजुकेशन। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और ITEP जो रहेगा ये 4 ईयर का डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री रहेगी। इसमें डुअल डिग्री मिलेगी, या तो BA BEd कर सकते हैं, या BSc BEd कर सकते हैं, या BCom BEd कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। क्या? या तो BA BEd अपन इसको बोलेंगे, या BSc BEd अपन इसको बोलेंगे, या BCom BEd अपन इसको बोलेंगे। इस तरीके से आप इसको 4 ईयर मेजर डुअल मेजर होलिस्टिक बैचलर्स डिग्री ऑफरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स जो है ये बेनिफिट करेगा ऐसे लोगों को, उनका 1 साल बचेगा। क्या होता है, पहले मान लो अगर BA करता कोई व्यक्ति तो वो 3 साल करता, या BSc करता तो वो 3 साल करता, या BCom करता तो 3 साल करता, और BEd करता तो अकेले 2 साल करता। मतलब ये 5 सालों का कोर्स था, कुल मिलाकर के ये 5 सालों का कोर्स था, जो कि अब कितने सालों में जाएगा, ये मात्र अब आपका 4 सालों में हो जाएगा। तो 1 साल आपके स्टूडेंट्स के बचेंगे। और ऐसे लोगों के लिए मेजर पुश है जो कि टीचर बनना चाहते हैं, एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है ना।
कौन कर सकता है आईटीपी? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जो कि टीचिंग प्रोफेशन लेना चाहते हैं वो ये 4 सालों की डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री कर सकते हैं। और ये 2030 तक, बेसिकली 2030 तक ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इट विल बी डन एज अ मैंडेटरी एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रहेगा ये मिनिमम, ये जो क्राइटेरिया है ये मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग बाय 2030, इसी को बना दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसका करिकुलम किसने बनाया है? इस करिकुलम को बनाया किसने? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने क्रिएट किया है पूरा करिकुलम। एक बॉडी है जो कि टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड है, हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम इसको? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये जो करिकुलम पूरा डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा ही डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी कि ये मैंने जैसे कि बताया कि ये 2030 तक मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होगा 2022-23 के सेशन से। तो ये स्टार्ट कब होगा? ये 2022-23 के सेशन से स्टार्ट होगा, ये भी चीज आप याद रख सकते हैं। और इसका जो एडमिशन होगा वो एडमिशन कैसे होगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखेगी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बेसिस पे ये किया जाएगा, ठीक है ना। अब आपको एक और चीज बता दूं मैं कि अपन ने यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन देखा ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन देखा, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में लिख लिए कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 के थ्रू बनी थी, ठीक है ना। याद रखिएगा एक्ट कब आया था? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट आया था 1993 में। ये एक्ट कब आया था? 1993 में आया था, उसी के थ्रू ये बनी है बॉडी। तो कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट विल बी स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आप याद रख लीजिएगा। और 1995 में एक्चुअली में काम करना शुरू की थी बॉडी। तो दीज आर द फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो न्यूज आज हम देख रहे हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट की, वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे डिजिटल पेमेंट में एक इनिशिएटिव लिया गया था यूपीआई का। जब से यूपीआई आया है आप सबको पता है कि यूपीआई के आने के बाद बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया एक तरीके से पूरा जो सिस्टम है पेमेंट का, जो पूरा सिस्टम था वो रेवोल्यूशनाइज हो गया है। नाउ दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है ये कुछ उसी तरीके का सिस्टम रहेगा एंड इट इज फॉर बिल्डिंग ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे अभी तक क्या है कि जो डिजिटल कॉमर्स है वो ई कॉमर्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स की कहना चाहिए बपौती बन के रह चुका है। जैसे कि आप अमेजॉन ले लीजिए या आप उसके बाद फ्लिपकार्ट ले लीजिए, तो इंडिया में तो यही दोनों मेजर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है इन्होंने एक तरफ से हाईजैक करके रख लिया है, ठीक है ना। हाईजैक जिसको हम बोलते हैं, हाईजैक करके रख लिया है। नाउ दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत यहां पर आ रही है आपके जो रिटेलर्स हैं उनको ओपन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो रिटेलर्स हैं उनको ऑन बोर्ड होने में थोड़ा तकलीफ भी होती है। तो अब हमने क्या किया, ये ओएनडीसी का जो नया प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली में किस तरीके से काम करेगा कि ओएनडीसी का जो ये प्लेटफॉर्म है ये पूरा तरीके से आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेगा एंड पूरे तरीके से आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन आप ओपनली वो कर लीजिए और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट को शोकेस करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो केवल Amazon और फ्लिपकार्ट का वो नहीं बन के रह जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है हाउ वुड द ओएनडीसी वर्क। ये याद रखना ओएनडीसी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। ये जो ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स का काफी बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है, याद रखिएगा। दिस इज फॉर द ऑन बोर्डिंग ऑफ रिटेलर्स ऑन द ई कॉमर्स साइट्स, है ना, इजियर ऑन बोर्डिंग ऑफ रिटेलर्स। तो ओएनडीसी कैसे काम करेगा? काम ये ऐसे करेगा कि स्मॉल रिटेलर्स को क्या करना रहेगा, बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। और वंस उन्होंने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर दिया या शोकेस कर दिया तो बहुत ही इजीली फिर उनके बिजनेस को लोग डिस्कवर कर पाएंगे, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ये किसने प्रमोट किया है? तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, जो पहले डिप थी ना बॉडी, है ना, डीआईपीपी थी पहले, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वही ये नेटवर्क बना रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफी अच्छे से हमने डिस्कस की हैं चीजें, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। द हिंदू न्यूज़पेपर वाले पार्ट में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो पहली जो न्यूज यहाँ पे आपको दिख रही है, इंडिया विल स्ट्रेस क्लाइमेट जस्टिस इन द ग्लोबल समिट। तो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं जो कि इस बार के COP
COP26 में जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्लाइमेट जस्टिस का एक बड़ा मुद्दा वो स्ट्रेस करेंगे। देखो, इंडिया दो मुद्दे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने वाला है। पहली चीज जो स्ट्रेस करने वाला है वो है जो $100 बिलियन का फंड था, $100 बिलियन का जो फंड था देने वाली थी डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, वो फंड अभी तक नहीं मिला है। तो ये दैट इज द फर्स्ट बिग थिंग जो कि डिस्कस की जाएगी। दूसरा जो मुद्दा है जो कि आगे लाया जा रहा है वो मुद्दा है आपका रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जब तक ये डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती हैं तो किस तरीके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अपना काम कर पाएंगी, ठीक है ना। इंडिया की रिगार्ड्स दो चीजें एक इंपॉर्टेंट आपको जाननी जरूरी, जो आपने नोट्स में लिख लीजिए। पहले दो चीजें आपने लिख लेना कि इंडिया कौन सी दो चीजें पुश करने वाला है। दूसरी जो दो चीजें इंडिया अपनी तरफ से करने वाला है वो बोलेगा कि 450 गीगावाट का जो हमने टारगेट लिया है, 450 गीगावाट का टारगेट बाय 2030, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया है, काफी अच्छा है, इसको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो हमने बोला है, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। बाय 2030 हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 1/3 जो व्हीकल्स हैं या 50% जो व्हीकल्स इंडिया के वो रिप्लेस हो जाएं थ्रू द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये दूसरा इशू हम करेंगे। एक और चीज आपको जानना जरूरी है वहां जाने से पहले कि हम जो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है उसमें कोई भी हम डेडलाइन नहीं दे करके आएंगे। दिस इज सॉर्टेड नाउ, है ना। तो ये क्लियर हो चुका है कि हम अभी कोई भी डेडलाइन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है कि जो नेट कार्बन बजट है, नेट कार्बन बजट क्या होता है, नेट कार्बन बजट या एनुअल कार्बन बजट क्या होता है, मतलब कि एनुअल कितना कार्बन एमिशन अलाउड है सारी कंट्रीज का मिला करके। तो इंडिया का यह कहना है कि नेट कार्बन बजट या नेट एनुअल कार्बन बजट जो है उसमें हमारा अभी हिस्सा ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं डेवलपमेंट की। हमारे यहाँ लेट डेवलपमेंट शुरू हुआ, वी वर द लेट ब्लूमर्स, है ना। लेट वो क्या बोलते हैं उसको, ना, लेट फैंगर्स, है ना। जैसे वो होटल ट्रांसिल्वेनिया में उसका वो जब वो नहीं बन पाता है, बैट नहीं बन पाता है तो बाद में बनता है बिल्कुल लास्ट में, तो वैसे ही हम डेवलपमेंट में भी लेट फैंगर्स थे ना। तो वही चीज इंडिया ने कही है कि अभी हमारा हक बनता है, तो हम अभी इससे पहले नहीं करने वाले हैं जो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी की डेट है। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं या न्यूज आइटम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है कि यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, पहली चीज तो याद रखिएगा ये एक्ट आया कब था, ये आया था आपका 1967 का एक्ट है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का एक्ट है। अब इसके दो सेक्शंस की बात चल रही है, सेक्शन 38 और सेक्शन 39। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेयरली अगर कोई व्यक्ति किसी टेरर आउटफिट से एसोसिएटेड है, जस्ट एज अ मेंबर है, और उसने कोई भी इंटेंशन या एक्टिविटी इस तरीके से नहीं कमिट की है, तो आप उसको यूएपीए के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड द ऑब्जर्वेशन। देखो लिखा है कि मेयर एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट, पता नहीं क्या ही बोला जाए, merely association with a terrorist organization as a member or otherwise is not sufficient to attract offenses under the UAPA। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि merely association with a terrorist organization is not sufficient to attract an offense under the draconian UAPA, ठीक है ना। ये दोनों सेक्शंस जो है, सेक्शन 38 है जो कि मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, और सेक्शन 39 है जो कि सपोर्टिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। 38 मेंबरशिप है, 39 सपोर्ट है। दोनों में प्रिजनमेंट जो हो सकती है वो 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयरली एसोसिएशन इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। हां, उसके साथ क्या चीज जरूरत पड़ेगी, उसके साथ जरूरत पड़ेगी आपके इंटेंशन की भी। intention will also be there, है ना, intention is also needed, so that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that. आगे मूव करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो है गेटिंग द फोकस बैक ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब जो ये बात है इस आर्टिकल में वो की जा रही है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की जा रही है। देखो क्या होता है, हम सबको पता है कि हमारा जो स्कूल है वो तो दूसरा सेंटर होता है शिक्षा का। पहला जो शिक्षा का सेंटर होता है वो होता है क्या, घर। हम सबका घर जो था वो पहला एजुकेशन का सेंटर था। आप लोग इसीलिए देखें कि जिन घरों के माँ बाप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते अपने बच्चों के डेवलपमेंट में, या जिन घरों में माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं शुरुआत में बच्चों में, उन घरों में मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वहां के बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। अपन
बोलते हैं ना हाथ से निकल गया, क्योंकि उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, वो आपको घर से मिलेगा। एंड ऐसे में माँ बाप का जो रोल है, माँ बाप का जो दायित्व है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कई फैमिलीज इसमें ध्यान नहीं दे पाती हैं और उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फिर उसका इंपैक्ट बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, उनके ओवरऑल एटीट्यूड में देखने को मिलता है। वही चीज ऑथर ने बताई कि जो इस बार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है किस पे? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए जो इस बार का जब फॉर्मूला देखो ना 5-3-3 इस तरीके से क्या, तो इनिशियल के साल भी उन्होंने ले लिए हैं, इनिशियल ईयर्स भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। तो इनिशियल ईयर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो जो प्री प्राइमरी लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ऐसे में ऑथर ने देखो बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है माँ बाप का रोल। हाँ, अब दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ आपका टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। यहां पे ऑथर ने कहा कि आपने एक चीज देख ली होगी, ये पैंडेमिक ने एक चीज तो क्लियर कर ली कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, है ना। कई इस बार पैंडेमिक में हुआ क्या कि 2 साल तक बच्चे अपने घर में थे। अब आप इमेजिन करो कि जो बच्चा 2 साल तक अभी एजुकेशन वाली एज में अपने घर में है, या सपोज तीसरी का कोई बच्चा है, दूसरी का कोई बच्चा है, पहली का कोई बच्चा है, अब 2 साल तक वो घर में रहा होगा। अब अगर इन 2 सालों में माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि ये अच्छी चाइल्डहुड केयर थी? क्या ये अच्छा अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम था जो किया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि सब लोगों के पास एक चीज तो ये है कि सबके पास पहली चीज तो अवेलेबिलिटी होती नहीं है ना। हर व्यक्ति के पास तो अवेलेबिलिटी होती नहीं है टेक्नोलॉजी की। तो डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा है, हमने ये चीज ऑलरेडी देखी हुई है। डिजिटल डिवाइड तो ज्यादा है ही, साथ में पैंडेमिक के कारण हुआ क्या कि एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है स्कूल के साथ, वो भी मिस हो गया। अब ऐसे में अगर पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दिए होंगे तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड। वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। तो वही चीज है, ऑथर ने यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है और ये किया कि हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से माँ बाप का इंटरेक्शन हो। देखो, बच्चों के साथ बात करनी जरूरी है, हैव टू टॉक टू द चाइल्ड। आप उनसे बात करें, आप उनको पहले बेसिक्स समझाएं, है ना। थोड़ा अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसके एज अ कॉन्फिडेंट बन के रहें, आप उसके फ्रेंड बन के रहें, है ना। फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, जो कैग वाला लिखा रहता है ना, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड ऑल। तो उस तरीके से आपको बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, उस तरीके से आपको उस एडोलेसेंट के साथ रहना पड़ेगा। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है ना, वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। अर्ली, मेरे हिसाब से मिड, मेरे हिसाब से लेट, हर तरीके से जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उन सब में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है जो कि आपके बच्चों को आइदर बना सकती है और बिगाड़ सकती है। पेरेंटिंग की जो स्टाइल होती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि डिसाइड करता है कि आपका बच्चा क्या करने वाला है, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। वही चीज ऑथर ने यहाँ बोली है। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि आपको जल्दी से जल्दी जो हमारे यहाँ हमारा काम है वो ये करना है कि हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, बैरियर कहाँ पर है और मेन इश्यूज क्या है कि जो माँ बाप का इंटरेक्शन है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सके। तो उसके बैरियर्स आप पता करो और उसको इंप्रूव करने का तरीका आप देखो, तो जाकर के बात बने। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने यह कहा है कि एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू एम्पावर द हाउसहोल्ड्स विद टाइम एंड रिसोर्सेज सो दैट दे हैव द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज ईसीई। तो ऑथर ने कहा कि सारी गवर्नमेंट पॉलिसी, सारी गवर्नमेंट का जो एफर्ट होना चाहिए वो थोड़ा इस तरफ भी होना चाहिए कि किस तरीके से हाउस होल्ड्स को थोड़ा टाइम प्रोवाइड किया जाए और थोड़ा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, ताकि उनके पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए टाइम भी रहे और रिसोर्सेज भी रहे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो लिखा है कि वी मस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स एक्सपीरियंसेस। मतलब कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इनोवेशन हो सकते हैं, या हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके, जैसे मान लो क्या होता है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, वो घर में भी उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो टीचर्स इन एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करें, कोलेट करें और उनको फिर उसको देखो क्या होता है जरूरी नहीं कि हर माँ बाप अच्छा, क्योंकि क्या होता है देखो, दो
इश्यूज चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, देखो पहला चैलेंज जो है वो लिख लीजिए। चैलेंज ये है कि जो नॉलेज गैप है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के माँ बाप, जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो आप वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वहां पे आप थोप भी नहीं सकते उन माँ बाप के ऊपर कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, है ना। आप अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो हो सकता है कि माँ बाप बहुत ना पढ़े हो तो भी बच्चा कई बार बहुत अच्छा निकलता है, आईएएस तक बने हैं लोग, है ना। तो ऐसा भी होता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश करनी होगी। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कई बार पैदा होते हैं, जैसे उनको इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनके अंदर रहता है, उनके अंदर समझ में आता है कि यार मेरे माँ बाप इस तरीके से इस परेशानी में है तो मुझे ऐसे काम नहीं करने हैं, या मुझे अच्छे से ये करना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ऐसे बच्चे तो अपने आप बन जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन कई बार अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो वो फिर गलत रास्ते में भी जा सकता है। तो हमको ये चैलेंजेस भी समझने पड़ेंगे और इस तरीके से फिर हमको करना पड़ेगा। तो पहला हमने देखा चैलेंज क्या था, नॉलेज गैप। दूसरा है, कई बार क्या होता है कि जो आर्ट है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है, आर्ट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग होता है, पेरेंट्स के ही मिसिंग है। मान लो पेरेंट ही नहीं जानते कि ना वो बच्चे के इमोशन समझ पा रहा है, ना वो बच्चे के इमोशन कंट्रोल कर पा रहा है, ना वो बच्चे के इमोशंस को चेंज कर पा रहा है। ये सारे एस्पेक्ट है ना इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो ये दूसरा बड़ा इशू होता है कि आपको पता ही नहीं कि अपने बच्चे से किस तरीके से बात करनी है ना। आप खुद ही बैठ के उससे इधर उधर घुमा रहे हो, बातें नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो वो भी एक अपने आप में इशू होता है कई बार। तो ये चैलेंजेस समझने की जरूरत है और टीचर्स क्या करें, जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको शेयर कर सकते हैं, भैया इस तरीके से ही ये क्वेश्चन आयर होता है, ये चीजें, अब उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। शुड द एनडीपीएस एक्ट बी अमेंडेड। अब यहां इस आर्टिकल में एनडीपीएस एक्ट के बारे में काफी चीजें हैं। एनडीपीएस एक्ट आया कब था, तो ये 1985 में 1985 में ये एक्ट आया था, याद रखेगा, सिंपल फैक्ट है, 1985 का ये एक्ट है। अब यहां पे सबसे पहले ऑथर जो पूछते हैं वो ये पूछ रहे हैं ऑथर कि एनडीपीएस एक्ट को अमेंड करने की रिगार्डिंग अभी डिसीजन लिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो डिसीजन सही है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बता दूं कि अमेंडमेंट के रूप में क्या सजेशन दिया जा रहा है कि जो पर्सन है हु इज इन्वॉल्व इन द एनडीपीएस एंड ऑल, जो कि उस ड्रग्स के मतलब उसमें था, जो उसके साथ पकड़ाया जो भी था, तो उसको ये कहा जा रहा है रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा, ये वो, उसको पुलिस के हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे सर ने ये कहा है ना, कमिश्नर है यहाँ पे महेश भागवत जी, पुलिस कमिश्नर, एंड सर ने ये कहा है सबसे पहली चीज कि देखो आपने बोल तो दिया, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन थ्योरी, बहुत अच्छा लग रहा है, पेपर में बहुत सुंदर लग रहा है, थ्योरी में बहुत सुंदर है कि हाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपके पास जो साइको एनालिस्ट्स की जरूरत है वो है, क्या आपके पास जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, क्या आपके पास जो काउंसलर्स हैं उनके नंबर्स हैं। तो ये जब सारी चीजें आपके पास नहीं है तो ये केवल थ्योरी ना बन के रह जाए, है ना। आप पता चले यहां से पुलिस के उससे भी हटा दें उनको, और दूसरी चीज आप आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, तो डी एडिक्शन भी नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर के उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो जब तक आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाता तब तक आप इस तरीके की चीजें केवल थ्योरी में बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर कहते हैं कि सर ये आपकी बातें सुनने और कहने के लिए अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो उसमें अमरीश पुरी कहता नहीं बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो वही वाली बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट तो बोलेगी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मामूली सा ये करना पड़ेगा, 4-5 बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, लेकिन पहले आप बनाओ तो वो करो वो सारी चीजें, है ना। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। दूसरी चीज यहाँ पे पुलिस की प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एनडीपीएस के केस में, स्पेशली पुलिस के साथ। देखो एनडीपीएस का केस ऐसा केस है जिसमें पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि आप जितनी बार गाड़ियां निकल रही है, क्या आप हर गाड़ी चेक करवा सकते हो, आप नाकाबंदी करवा लो, आप जो भी करवाना करवा लो, लेकिन क्या आप सारी गाड़ियों को पॉसिबल है कि आप खोल करके, और ये पोजीशन ऐसे भी नहीं होता कि ये बहुत बड़े मात्रा में कोई ट्रक लेकर के जा रहा होगा, इस तरीके से नहीं, कार में भी जा सकता है, बाइक में भी जा सकता है ना, इस तरीके। तो आप ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि बहुत ज्यादा इसमें रिगरस ह्यूमन लेबर बहुत लगता है, और पुलिसिंग की हमारे पास ऑलरेडी वैकेंसी इतनी ज्यादा है, अभी हमारे पास अपनी वैकेंसी ही पूरी नहीं हुई कि हम कहां से सारा मैन पावर इसी में लगा दें। दूसरी चीज हमको ये भी जाननी है कि जो ये इसकी एक दूसरी चीज होती है कि मान लो
कई बार ऐसा होता है कि जो कल्टीवेशन हो रहा है ये माओइस्ट इफेक्टेड एरियाज में हो रहा है, तो अब वहां पे डुअल फैमी हो गई। मतलब एक तो वो एनडीपीएस का अपने आप में एक ऑफेंस है, दूसरा एक जो माओइस्ट एरिया के कारण होने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो भी पुलिस फेस कर रही है, तीसरा मान लो कई बार ऐसा होता है कि उसका डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मतलब जो भी आपने ये किया उसका, अब मान लो कहीं कल्टीवेट हो रहा था, है ना, अब उसको आप डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऑल दीज चैलेंजेस आर देयर विच आर फेस्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स, जो कि यहाँ पे ऑथर ने मेंशन भी किया है ना। एंड इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए, ये मेनेस जो है एनडीपीएस का, जो ड्रग्स का जो मेनेस है उसको कैसे दूर किया जाए, तो इसके भी कुछ सोल्यूशंस ऑथर ने दिए हैं। सबसे पहला सोल्यूशन ऑथर ने ये दिया है कि हमको ये देखने की जरूरत है कि जो पेरेंट्स हैं दे मस्ट टॉक टू देयर, यहाँ पे वही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले आर्टिकल को आप जोड़ सकते हैं। तो पहली चीज जो यहाँ पे ऑथर ने कही है ना, वो कही है कि आप भैया बच्चों से बात करें, टॉक टू द चिल्ड्रंस। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, टॉक, एंड दिस इज फॉर द पेरेंट्स। दूसरा जो उन्होंने बोला है कि टीचर्स मस्ट कीप एन आई, जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर टीचर्स निगाह रखें, क्योंकि देखो टीचर बहुत जल्दी चेंज समझता है। कई बार टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा पिछले साल तक ऐसा था, इस साल ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब उसको पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। टीचर इज द बेस्ट पर्सन टू डिटरमाइन कि हाँ यार आपका परफॉर्मेंस कल तक ऐसा था लेकिन आज ऐसा है, उसका क्या कारण है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने इनके बारे में यही बताया है कि टीचर्स जो रहते हैं वो बेस्ट जज होते हैं और उनको वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम है अगर तो दैट इज द सेकेंड। थर्ड हम कहा कि सिविल सोसाइटी को अवेयरनेस के काम करते रहें। तो पहला है टीचर्स, पहला है पेरेंट्स, दूसरे हैं टीचर्स, तीसरे हैं कौन, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जो कि अवेयरनेस कैंपेन्स, प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें करते रहते हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, दे शुड बी अवेयर, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर के आर्टिकल में जो मैंने चीजें बताई थी ना कि इंडिया क्या क्या चीजें करने वाला, क्या फोकस करना, लेकिन ऑथर ने कहा कि बहुत जल्दी हमको एक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी क्या क्या चीजें हो रही हैं। चीजें क्या क्या हो रही हैं, टेम्परेचर्स आर राइजिंग, बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, ओशियंस आर वार्मिंग, एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशियंस आर देयर, ओशियंस आर चोक्ड विद प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है ना। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जिसके कारण कोरल रीफ्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती जानी, कोरल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, जो कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, मैंने ऑलरेडी बताया। इसके अलावा लैंसेट का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑल्सो। लैंसेट जो आपका हेल्थ जर्नल है उसका ये कहना है कि हेल्थ को भी इंपैक्ट पहुंचेगा बहुत ही बुरा, जैसे कि हंगर, रिस्पायरेटरी इलनेसेस, डेडली डिजास्टर्स, इन्फेक्शियस डिसीज आउटब्रेक्स, ये सारे इश्यूज भी हैं। तो क्लाइमेट चेंज केवल और केवल इन्वायरमेंट को इंपैक्ट नहीं कर रहा है और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को इंपैक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली ह्यूमंस को इंपैक्ट करेगा बाय दीज डिसीजेस, बाय रिस्पायरेटरी इलनेसेस, बाय डिजास्टर्स, बाय इन्फेक्शियस आउटब्रेक्स, बाय पैंडेमिक्स, बाय टू बी प्रिसाइज, कि एक तरीके से ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि आपको ये चीजें करनी जरूरी है। और जो टारगेट दिया गया है, माने कि 2030 तक 45% आपको रिडक्शन करना है ऑफ द 2010 लेवल, और दूसरी चीज यहाँ पे आपको 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। अब अगर हम यूएसए की बात करें तो 2050 उसने डेडलाइन दी है, चाइना की बात करें तो 2060 डेडलाइन दी है। तो इसी तरीके से हमने अभी डेडलाइन तो नहीं दी है, लेकिन करना अब हमको पड़ेगा, और उसके लिए भले डेवलप्ड कंट्रीज से हम पैसा लें, भले हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाएं, बट दैट इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी एंड वी हैव टू मूव अहेड इन दैट रेफरेंस, है ना। आगे मूव करते हैं, यूएस लॉ मेकर्स बैट फॉर काटसा सैंक्शंस वेवर। अब इंडिया जो है वो S-400 की डील करने वाला है रशिया के साथ। आप सबको पता है S-400 जो है वो ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जो हम रशिया से ले रहे हैं। ट्रायम्फ नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम रशिया से ले रहे हैं, और इस पे लगता है क्या, काटसा लगा देता है अमेरिका। काटसा का फुल फॉर्म क्या है, देख लो, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। काटसा का फुल फॉर्म क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। एक्चुअली में अमेरिका ने ये एक्ट इसलिए लाया क्योंकि जो भी कंट्री नॉर्थ कोरिया से, ईरान से या रशिया के साथ, इन तीन कंट्रीज के नाम याद रखना, जो भी कंट्री ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ या रशिया के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा, वो अमेरिका ये मानेगा कि ये अमेरिका के साथ अपने संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप अमेरिका से संबंध नहीं बिगाड़ रहे डायरेक्टली, लेकिन अगर आप इन तीन कंट्री से संबंध बढ़ा रहे हो, तो कुल मिलाकर के आप अमेरिका से संबंध घटा रहे हो, और इसी कारण आपके ऊपर काटसा एक्ट लगता है, फिर अमेरिका अलग अलग सैंक्शंस लगाता है।
लेकिन दो लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया इंडिया का। उन्होंने कहा कि भैया इंडिया बहुत पहले से डील करता आ रहा है रशिया के साथ, अचानक आप किसी कंट्री को नहीं बोल सकते कि आप सारा डिफेंस टाई तोड़ दो और हमारे साथ बस बात करके रखो। तो दैट इज व्हाट दे हैव सेड, एंड ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है टू दैट इशू। आगे मूव करते हैं, यहां पर है तुषार गांधी चैलेंजेस द साबरमती आश्रम रिवैम्प। अब अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ रुपए डेवलप करने के लिए दिए हैं फॉर द साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे तुषार गांधी जो कि रिलेटेड है फ्रॉम महात्मा गांधी ओनली, है ना। तो ही हैज सेड दैट ये उनके ग्रेट ग्रैंडसन है तुषार गांधी, याद रखिएगा। उन्होंने ये कहा है कि जो ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि इसमें होगा क्या, इसमें इसको बढ़ाया जाएगा लेकिन कुछ जो मेमोरियल वाला पार्ट है वो घटाया जाएगा, है ना। जो मार्टियर्स का मेमोरियल वाला पार्ट है वो थोड़ा डिक्रीज होगा, और इसके अलावा ये प्राइवेट जो वेंडर्स हैं उनके लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से। तो दैट ही हैज अलेज्ड दैट कि इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ महात्मा गांधी, एंड रिलोकेशन भी किया जाएगा कुछ लोगों का, सो दैट शुड नॉट हैपन। एंड यहाँ पे यही सारे इश्यूज को उठाया उन्होंने, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं। फेसबुक चेंजेस द पेरेंट कंपनी नेम टू मेटा। अब यहां पर याद रखेगा, फेसबुक चीफ मार्क जकरबर्ग जो है उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किया दैट द पेरेंट कंपनी नेम इज बीइंग चेंज टू मेटा टू रिप्रेजेंट अ फ्यूचर बियॉन्ड जस्ट इट्स ट्रबल्ड सोशल नेटवर्क। तो यहाँ पे मेटा नाम से उनकी जो पेरेंट कंपनी रहेगी, फेसबुक का नाम बदल करके अब उसका जो पेरेंट कंपनी उसका नाम अब क्या रखा गया है, मेटा। So this new handle comes as the social media giant tries to fence off its worst crisis yet and pivot to its ambition of the metaverse। तो कुल मिलाकर के जो अभी रिसेंटली हमने फेसबुक की क्राइसिस भी देखी थी, जिसमें हमने देखा कि उनके पास मॉडरेटर्स की कमी है। इस कारण से क्या होता है कि ना वो हेट स्पीच को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ना मॉडरेट कर पा रहे हैं, ना ये सारी चीजें। सो ये इश्यूज दूर करने के लिए उन्होंने अपने जो पेरेंट कंपनी उसका नाम बदल करके क्या मेटा कर दिया है। सो देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं चीजें जकरबर्ग के लिए। सो लेट्स मूव अहेड विद दैट आल्सो। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है क्या। सो बार्सिलोना अभी वेलेकानो से भी हार गया, उसके बाद जो उनके कोमेन थे, है ना, उनके मैनेजर, उनको हटा दिया गया। सो दैट इज नॉट अ न्यूज विच यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन, बट दैट इज रनिंग। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है आज क्रिकेट का, तो लेट्स सी क्या होता है। एक इकोनॉमी का टॉपिक है यहाँ पे, मैं आपको वो बता देता हूँ। चलो, इकोनॉमी का एक टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था, दैट इज बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड और उसके बॉन्ड प्राइस में किस तरीके से होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। क्या होता है, हर बॉन्ड का एक, जैसे 100 रुपए का सपोज बॉन्ड है, देयर इज अ बॉन्ड ऑफ ₹100, सपोज देयर इज अ 100 रुपीज बॉन्ड। अब इसमें एक क्या होता है, इसका कूपन पेमेंट होता है। कूपन पेमेंट फॉर एग्जाम्पल ₹5 है, सपोज ₹5 फॉर दिस बॉन्ड। अब मान लो 1 साल के लिए लिया गया है, सपोज 10 साल के लिए लिया गया है, और कहा गया कि कूपन पेमेंट ₹5 रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल जो बॉन्ड लेने वाला है, खरीदने वाला है, वो हर साल 5-5 रुपए देगा टू द ओनर ऑफ दैट। मतलब कि जो जिसका ओरिजिनल बॉन्ड था उसको 5-5 रुपए देगा, और जब 10 साल पूरे जाएंगे तो पूरे 100 रुपए दे देगा। तो मतलब कि उसने नेट कितना दिया एक्स्ट्रा, 5% दिया, हर साल 5% दिया। इसका मतलब है कि जो यील्ड हो गई, बॉन्ड यील्ड यही परसेंटेज होता है कि नेट आप कितना दे रहे हो, ये बॉन्ड यील्ड होती है। तो ये बॉन्ड यील्ड कितनी होगी इस केस में, बॉन्ड यील्ड हो गई आपकी 5% हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि बॉन्ड की प्राइस किस तरीके से यील्ड को इंपैक्ट करती है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। आप सपोज करो बॉन्ड खरीदने वाले 2 लोग हो गए, बॉन्ड 100 रुपए का ही है, पर बॉन्ड खरीदने वाले दो लोग हो गए, या बॉन्ड खरीदने वाले सपोज 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, मतलब कि डिमांड बढ़ने लगी सपोज। तो डिमांड जैसी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड कितने का हो जाएगा, सपोज 110 का हो जाएगा। मतलब 3 लोगों को जरूरत है अगर 100 रुपए की, तो यही 100 रुपए लोग 110 रुपए में भी लेने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। भैया मुझे इस बॉन्ड की जरूरत है, मुझे 110 में दे दो आप। तो बॉन्ड 100 का ही था, लेकिन उसको लिया कितने में, 110 में लिया। मतलब उसकी प्राइस बढ़ गई, जैसे ही डिमांड बढ़ी उसकी प्राइस बढ़ गई, तो ये प्राइस तो इंक्रीज हो गया। अब देखते हैं यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा। कूपन पेमेंट चेंज नहीं होता है, कूपन पेमेंट 5 रुपए का 5 रुपए ही रह गया। तो पहले 100 रुपए में 5 रुपए मिल रहे थे, यानी कि 5% मिल रहा था। अब 110 पे 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 4.5% मिल रहा है ना। तो कुल मिलाकर के मतलब क्या हुआ कि अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रही है, बहुत सिंपल रिलेशन है जो मैंने आपको समझाया, बॉन्ड प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड यील्ड घटेगी, इट डिक्रीजेस द बॉन्ड यील्ड। बहुत सिंपल रिलेशन था बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिलेशन इसी तरीके से होता है, दूसरा भी है
कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है बॉन्ड यील्ड घटती है, एंड जैसे ही प्राइस नीचे जाएगी तो यील्ड ऊपर चली जाएगी। दूसरा है अगर इंटरेस्ट रेट लो है, अगर सपोज करो इंटरेस्ट रेट लो है तो भी बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा। जैसा हमने यहां देखा था, इंटरेस्ट अगर घट रहा है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जैसे 5% था तो 100 रुपए थी, जब 4.5% आ गया इंटरेस्ट तो बॉन्ड प्राइस कितनी हो गई, बढ़ गई, 110 रुपए हो गई। तो जैसे ही बॉन्ड इंटरेस्ट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी। तो ये दो रिलेशंस थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।